मुझे लगता है कि लोगों के एहसासात और जज्बात के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि बेकदरी है। इसलिए कि ये लोगों को फैसला करना है कि उन्हें कौन चुनना है। तब तय होगा कि कौन किंग होगा, कौन किंग होगा। लोगों से पूछिए कि क्या आप स्लोगन्स के साथ हैं। स्लोगन्स मीन्स कि राजकुमारी का स्लोगन था आज तक हुआ नहीं, ऑटोनॉमी का स्लोगन था हुआ नहीं, हमारा ऑर्डर सेल्फ रूल का था नहीं हुआ। हम बचाएंगे जी, दफा 370 को बचाएंगे, 35 को बचाएंगे, आइन को बचाएंगे, झंडे को बचाएंगे, स्टेट सब्जेक्ट को बचाएंगे, कुछ नहीं बच पाया। बीजेपी का प्रोग्राम है कि हम दफा 370, 35A, आईने जम्मू कश्मीर वापस लाएंगे, स्पेशल स्टेटस वापस लाएंगे। इस पर बीजेपी ने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और जीता। 1.5 साल का अरसा हुआ। मैंने उस प्लेटफॉर्म पे जब मैं एनसी में था तब सवाल लोगों को धोखा मत दो। 1.5 साल का अरसा हो गया, अभी तक उन्होंने कोई रोड मैप दिया नहीं। जम्मू और कश्मीर में हदबंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है और डिलिमिटेशन डॉक्यूमेंट को भी लागू किया जा चुका है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मरकज़ी सरकार जम्मू और कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का ऐलान कर सकती है। क्या यहाँ की सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तैयार है? नई हदबंदी जो की गई है, कई इलाकों को ज़म किया गया और कई इलाकों को वजूद में लाया गया। क्या ये चैलेंज तो नहीं होगा यहाँ की मकामी सियासी पार्टियों के लिए? और जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से यहाँ के सियासतदान क्या सोच रहे हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैयद बशारत बुखारी साहब। खुशामदीद है आपका ईटीवी भारत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशारत साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दफ़ा 370 की मनसूखी को तकरीबन 3 बरस का अरसा मुकम्मल हो चुका है। आज आप जम्मू और कश्मीर को कहाँ पाते हैं? जहां इसको 5 अगस्त 2019 के बाद होना चाहिए वहीं है। जो हमें एहसासात तब लग रहे थे, जैसा हमें महसूस हो रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से परेशानियां होंगी, बाकी चीजें होंगी, वो तो हैं। और सबसे बड़ी बात है एतबारियत निज़ाम पे, वो तो कम है। हदबंदी का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और डिलिमिटेशन डॉक्यूमेंट जो है उसको लागू भी किया जा चुका है। ऐसे में आप इस प्रोसेस को किस नज़रिए से देखते हैं? कई कॉन्स्टिट्यूंसी को बुरी तरह से ब्रेक किया गया और उसमें जो बूथ्स थे, पोलिंग बूथ, मिसाल के तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 पत्तियां या 3 पत्तियां हैं, उनका एक पोलिंग बूथ होता है। इजी कहाँ होगा, नजदीक कहाँ होगा। अब उन 3 पत्तियों में से या एक गांव या 2 पत्तियों में से 2 पत्तियां एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रह गई और वो गांव दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। तो जहां वो इकट्ठे वोट डालते हैं, अब उनको अलग अलग वोट डालना है। तो इट इज ए प्रोसेस, इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। इट इज ए प्रोसेस, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ जो हर इलेक्शन से पहले होता है कि नए नए वोटर जो 18 साल की उम्र की हद पार करते हैं, उनका भी लाजमन और वोटर फिर इसमें नाम आना चाहिए। वो भी एक प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए वो। अच्छा बशारत साहब, जो आपने हदबंदी की बात की और इस हवाले से आपको लगता है कि जब आप इंतखाबात लड़ने जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो मुश्किलात कुछ हायल हो पाएंगे? इस निज़ाम ने शायद जितना भी कुछ किया वो मुश्किलात हाइल करने के लिए ही किया। लेकिन अब जमहूरियत है, अगर उसकी रूह कहीं बाकी है तो हमें तो मुश्किलात इसलिए नहीं है। हाँ, लोगों को मुश्किलात हुए एक तरह से कि एक लगाव होता है, एक लगन होती है, एक ताल्लुकदारी होती है, या एक ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होती है, ठीक है ना? उसमें अगर गांव देहात दाएं बाएं चले गए, या कई बार तो बिजनेस का भी ताल्लुक रहता है, और कई बार सबसे बड़ी बात है, कई बार जो दफातर होते हैं उनका एक ताल्लुक रहता है। कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे दफ्तर एक जगह रह गया और कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी दूसरी हो गई, तो अब उस दफ्तर पे या उस अफसर पर एक एमएलए का नहीं 3 एमएलएज का दखल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जिम्मेदारी रहती है। इस हवाले से बहुत सारी दिक्कतें मुश्किलात तो हो गई। लेकिन देखा जाए तो सियासी जमातों के लिए तो ये कोई दिक्कत नहीं होती, ये हमारे लिए दिक्कत नहीं है। लोगों तक पहुंच पाएंगे?
बिल्कुल, हम सियासी जमातें तो हर वक़्त तैयार ही रहती हैं, इसमें कोई बिकॉज़ आप ज़िम्मेदारी को ठुकरा नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है। देखिए एक चीज़ समझना बड़ा अहम है कि ये जो सियासी जमात में आप आते हैं या इवन जो सहाफ़ी होते हैं, ये एक सो मोटो आप आते हैं कि जनाब हम लोगों की खिदमत करेंगे। आपके घर कोई नहीं आता है। आप इस वक़्त मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने एक चैनल में काम कर रहे हैं और आप निकले हैं कि लोगों की बहबूद के लिए उनकी बात को आगे पहुँचाएँ, उनकी परेशानियों को, पीड़ा, तकलीफ़ वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे। या आपने एक खुद ही एक सोच बना के निकल आए हैं कि मैं अवाम की खिदमत करूँगा। इसी तरह से जो सियासत में आता है, वो भी एक उसका अपना ज़ाती फ़ैसला होता है कि मैं इस मैदान में उतर के लोगों की खिदमत करूँगा। सो इसमें कोई उसका और इसमें इम्तिहान भी होता है, शायद आपका ना हो, आप जब तक आप नौकरी करेंगे आपको इम्तिहान कोई पूछेगा नहीं, पर हमारा इम्तिहान होता है। तो इसलिए ये शख्स जो ज़हनी तौर आमादा होके इस मैदान में उतरता है, वो हमेशा तैयार होता है, उसको तैयार रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अब इम्तिहान सरकार का है अब की बार। अगर वो वाक़ई में जमहूरियत और डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, सरकार अगर रखती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाएँ ताकि अगर कम वक़्त भी हो, ठंड भी हो, जो भी हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, हदबंदी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में असम्बली इंतखाबात होंगे, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस असम्बली इंतखाबात के लिए कितनी तैयार है और क्या अगली सरकार में पीपल्स कॉन्फ्रेंस किंग होगी या किंग मेकर होगी? ये तैयार होने का मतलब हम तैयार हैं। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ये मुझे लगता है कि लोगों के एहसासात और जज़्बात के साथ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि बेक़दरी है। इसलिए कि ये लोगों को फ़ैसला करना है कि उन्हें कौन चुनना है। ये लोगों का फ़ैसला जब करेंगे कि वो किसको चुनेंगे और तब तय होगा कि कौन किंग होगा, कौन किंग मेकर होगा। अगर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये किंग मेकर हूँगा मैं या मैं किंग हूँगा या हम जीतेंगे, मुझे लगता है कि ये तकब्बुर और तकब्बुर की निशानी है, तहक्कुम की निशानी है। ये ना लोगों को पसंद है, अल्लाह ताला को तो पसंद बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, रब्बे ज़ुल जलाल बैठा है और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी नीयत को देखता है और नीयत के एतबार से ही वो लोगों को इल्हाम डालता है कि किसकी कामयाबी होगी, कौन आपको सँभाल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करेगा। चंद एक जमातों के साथ-साथ आप पर यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप बीजेपी की बी पार्टी है। ये कहाँ तक सच है? मुझे बताइए आप मुझे ले लीजिए आप, लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं जब एमएलसी का मैंने जब फॉर्म भरा, फिर एमएलसी बना, तो तब फॉर्म फॉर्म भरने के वक़्त मैंने हल्फ उठा लिया और जब जीता तब भी हल्फ उठाया। जब एमएलए का फॉर्म भरा तब भी हल्फ उठाया, जब जीता तब भी हल्फ उठाया, जब दूसरी बार फिर फॉर्म भरा, फिर हल्फ लिया, फिर जीता, फिर हल्फ लिया, फिर मिनिस्टर 2 बार बना तब भी हल्फ उठाया। मैंने भी वही हल्फ उठाया जो ये कहने वाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की लीडरशिप, उन्होंने भी वही हल्फ लिया। अब उन्होंने अल्लाह ताला की कसम खा के ये नहीं कहा कि मैं चीन के आईन की तायीद करूंगा या उसकी पासदारी करूंगा, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अफगानिस्तान या अमेरिका के आईन की पासदारी करूंगा। अगर मैंने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान की आईन की पासदारी करूंगा हल्फ में, अल्लाह सुब्हानहू ताला को मद्देनजर रखते हुए, ये मैडम महबूबा जी ने भी कहा, ये फारूक साहब ने भी अपने वक्त में कहा है, उमर साहब ने भी कहा है, ये उनके वुज़रा ने भी कहा है, हमारे वुज़रा ने भी कहा है। मुझे बताइए कि आप कब तक और किस हद तक लोगों को, जो नहीं है लोग, कोशिश करेंगे कि उनको लगता है कि लोगों के पास अकल नहीं है, बात कहने की है। टेल मी हाउ, अगर मैं आपसे कहूँगा, गुजारिश करूंगा कि आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। वजीर आला साहब या साहिबा जब हल्फ लेते हैं, वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखकर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आइन की, या तब हमारा अपना पासदारी करेंगे। हमारा जैन के जम्मू कश्मीर का भी आइन था, तो पासदारी करेंगे, ये मैं भी कहता हूं। लेकिन मैं बीजेपी के साथ हो गया, वो किसके साथ है फिर? सऊदी अरब के साथ कि इराक ईरान के साथ? किसके साथ बताएं तो सही। आप ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज, अगर इजाजत हो तो, आप एक ओपिनियन पोल कर लीजिए।
जम्मू कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर में और पीर पंजाल और इसमें चनाब वैली में, कि लोगों से पूछे कि क्या आप स्लोगन्स के साथ हैं। स्लोगन्स मीन्स कि रायशुमारी का स्लोगन था, आज तक हुआ नहीं। ऑटोनॉमी का स्लोगन था, हुआ नहीं। हमारा ऑटो सेल्फ रूल का था, नहीं हुआ। हम बचाएंगे जी, दफा 370 को बचाएंगे, 35 को बचाएंगे, आइन को बचाएंगे, झंडे को बचाएंगे, स्टेट सब्जेक्ट को बचाएंगे, कुछ नहीं बच पाया। कोई फर्क नहीं है अगर मैंने और वजीर अल्लाह साहब ने या साहिबा ने हल्फ ले लिया, हमने दोनों ने एक ही ले लिया। अब आप अचानक खुद को उस जगह पे रखते हैं कि एज इफ कि आप फरिश्ता सिफत हैं या आप तमाम इंसानों से मुख्तर हैं, बालातर हैं, और मैं नहीं हूं, आप नहीं है। क्यों यार? दूसरी बात, मैं मान लूंगा उनका, चलो जी हम बीजेपी की बी टीम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पे एक जिम्मेदारी आयद होती है। आप इन सब लीडरों के पास 4 हैं, 5 है, 6 हैं, उनका इंटरव्यू कर लीजिए और पूछिए तफसील क्यों हूं मैं, और फिर पूछिए कि आप क्यों नहीं है। अगर मैं वजीर था या सजाद साहब वजीर थे कैबिनेट में, हम बी हो गए, तो वजीर आला साहब या साहिबा तो ए होगी ना ऑटोमेटिकली। तो मैं एमओए साहब को मैं बता दूंगा ये सी है। ये क्या चीज है जनाब कि अचानक आपके जहन में ऐसी बात आती है, आप खुद को आलातर समझते हैं और दूसरे को जलील खारिज समझते हैं। क्यों? किसने हक दिया आपको? ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये आप पे जिम्मेदारी है, आप पूछिएगा उनसे, मेरा कहिएगा कि उसने कहा तफसील बताइए क्या मामला है, और वादा करता हूं अगर नहीं बताई तफसील मैं बता दूंगा। बशर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जिस मकसद के लिए वजूद लाया गया था बरसों पहले मरहूम अब्दुल गनी साहब की क़यादत में, उस पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आज की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में फ़र्क क्या है? लोन साहब मरहूम अल्लाह ताला मगफिरत करे, ही वॉज अहेड ऑफ हिज एज एंड टाइम्स, क्योंकि उस जमाने में जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर बात करते ही नहीं थे, सोच भी नहीं सकते थे। मुझे याद है जब हमारे इलाका, हम हमारे गांव में भी जब दैट वाज रेबल विलेज इन ए वे, वहाँ भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बहुत वोट पड़ते थे। मुझे याद है मैं छोटा छोटा था, मैं हम भी घूमते थे इन जलसों वलसों में, तो कई जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट होते थे क्रीरी से, अपने गुलजार साहब या इवन मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पार्लियामेंट के होते थे, तो मुझे याद है जहाँ जहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक होता था, ज़्यादा नहीं होता था, तो वहाँ पे रात को कुछ लोग गली कूचों में दौड़ लगाते थे, डराते थे। मैंने खुद देखा है ये। ऐसे हालात में जब एक आदमी निकल के एक बदलाव की बात करता है, नारा बुलंद करता है और एक तहरीक चलाता है, वो जो मिनिस्टर भी रहा हो, एमएलए भी रहा हो, फिर वो आके जमीन से दोबारा शुरू करता है, आपको उसकी दाद देनी पड़ेगी। और वो सिलसिला जब चलना शुरू हो गया, तो आपको मालूम है कि बहुत सारा ये चोरियां हुई इलेक्शंस में, और ये जो 1989 या 90 की जो तहरीक या बंदूक आई, उसकी बुनियाद भी शायद 87 का इलेक्शन ही है। क्योंकि क्या फर्क पड़ता था कि अगर बहुत सारे लोग निकल के उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया, और अगर वो 4 सीटों की जगह 10 सीटें लेते, तो इसे फर्क क्या पड़ता? वो तो जमहूरी निजाम में ही लड़ रहे थे ना। जिन लोगों ने उस वक्त मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पे लड़ा, उन्होंने भी यही हल लिया होगा ना जो मैंने लिया, जो सब लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ता कि अगर वो 4 या 5 की जगह 15 आते? तो उसमें आप खतावार किसको समझते हैं? उस वक्त के निजाम को, उस वक्त के सिस्टम को। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। चोरी मतलब मैं सरकार में नहीं हूं, आप नहीं, आप घर बैठे चोरी थोड़ी कर सकते हैं। सही। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। देखा जाए तो आप देखें कि मेन स्ट्रीम में ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ आइडियोलॉजिकल जमातें 2 ही हैं मेरे हिसाब से, जो मेरी नजर है। एक बीजेपी इसलिए है कि क्योंकि वो आरएसएस बेस्ड है, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। हाँ, वो हमारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन है उनकी अपनी आइडियोलॉजी। और दूसरा इधर जमात इस्लामी है, उनकी भी एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो वो भी इलेक्शन लड़ते थे, उनकी भी आइडियोलॉजी थी। तो बाकी जितनी मेन स्ट्रीम पार्टियां, उनमें फर्क क्या होता है? उनमें फर्क आप सिर्फ एक तरह से कर सकते हैं, वो ये कि आप कितना सच बोलेंगे। हल्फ आपको वही लेना है जो वो लेते हैं, मैं भी लेता हूं। हाँ, ये भी पूछिएगा कि कहीं वो और कोई हल्फ तो नहीं लिया उन्होंने जो मुझे गलतफहमी है अपने हिसाब से। तो जब हल्फ भी एक है, निजाम भी एक है, चीफ सेक्रेटरी भी वही है, डीजी भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है, असेंबली में वही है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क है सोच का, कि आप
स्लोगन से काम लेके आगे बढ़ते हैं कि आप हकीकत बयानी करके आगे बढ़ते हैं? अच्छा, आज की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर जब बात करते हैं, क्या उसी मौक़िफ़ को चलते हुए आप मैदान में हैं? मौक़िफ़ तो बिल्कुल वैसे मैं तब भी रेबेल था, मैं भी छोटा था, मैं भी रेबेल था। लेकिन अब छोटे थे तो छोटे को कौन देखता है? तो अगर आपने देखा होगा मेरा गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, सौ ख़ता, इंसान इंसान है, बशर है और वो सत्तारुल अयूब है, गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे मेरी बात या बयान या मैं जो काम किया है, मैंने भी कोशिश की हमेशा सच्चाई से चलने की। हाँ, सौ ख़ता होते होंगे, कभी पता ही नहीं चलता इंसान गलत बात भी कर बैठता है, फिर पछताता भी इंसान है। लेकिन कोशिश की हमने कि हम सच बोलें, सही बात बोलें। मैंने जब 2016 का जब वाक़या हुआ बुरहान वानी का, उसके बाद जो हालात ख़राब हो गए, अफ़वाह हुई थी तब, तो मैंने अफ़सोस का इज़हार किया टेलीविज़न इंटरव्यू में। वाक़ई में दिल से किया, दिमाग खाली ज़बान से नहीं, दिल से अफ़सोस का इज़हार किया। क्योंकि ये वही जानता है, वही घर जानता है जिसका कोई निकल जाता है। और यहाँ तो हर घर किसी न किसी तरह से पिछले 30 साल में मुतासिर है। मुतासिर है, चाहे पड़ोसी की वजह से या अपनी वजह से। हर घर में दर्द है, हर घर में तकलीफ़ है। अब यू कांट रिलिश इट, आप खुश थोड़ी होंगे। तो उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे मेरे कई साथियों ने मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा किया पार्टी में कि इसने अफ़सोस का इज़हार किया। तो मैंने कहा यार क्या मुझे डोल पीटना था, खुशी करनी थी कि हमने इतने मारे जनाब। ज़ाहिर है किसी का बेटा मरा, किसी का भाई मरा, मुझसे कोई पूछ रहा है, एक तो दिल में अफ़सोस है, फिर उसका इज़हार भी लाज़मी है कि हाँ, मुझे अफ़सोस है इस बात का। हमारी पार्टी जब ऑपोज़िशन में थी, हमने सेक्रेटेरिएट के बाहर भी धरना दिया, हमने लाल चौक में भी धरना दिया, हमने पीडीपी ऑफिस के बाहर भी धरना दिया, हम धरना देके गवर्नर हाउस भी चले गए, उस चीज़ के खिलाफ, 2010 के खिलाफ। फिर जब 2016 आ गया, जब हालात फिर खराब हो गए, हुकूमत आपकी थी। हुकूमत हमारी थी, फिर मैंने अफ़सोस किया, फिर अफ़सोस करना भी गुनाह। तो अगर हम आज अगर हम तब एहतिजाज करते थे गलत है, तो आज जब हमारी सरकार में ऐसा हुआ, तो आज भी तो गलत है। तो आज कैसे ठीक है? तो हम आप बात नहीं कर सकते, तब आप ढोल पीटते थे, तब आप नकारे बजाते थे, तब आप एहतिजाज करते थे। तो ये जो डाइकोटमी है, ये जो सोच का फ़र्क है, पहले एक अंदर है तो एक सोच, बाहर है तो दूसरी सोच। ये जो सोच है, यही हमारे समाज को खराब करती है। अच्छा, जब आप सरकार में होते हैं, फिर वो चीज़ आप देखते ही नहीं। फिर आपके नज़रिया बदल जाता है, आपके आदात बदल जाते हैं, आपके अतवार बदल जाते हैं, आपका स्टाइल बदल जाता है। पीएचडी की सभी जमातें लगभग, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ये इशारा दिया है कि वो आइंदा जो असेंबली इंतखाबात होंगे, इकट्ठा लड़ेंगे। ये आपके लिए चैलेंज तो नहीं होगा? ये चैलेंज उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। वो इसलिए कि पीएचडी का प्रोग्राम क्या है? पीएचडी का प्रोग्राम है कि हम दफ़ा 370, 35 ए जो हमारा झंडा था हल वाला और 3 स्ट्रिप्स वाला, वो वापस लाएँगे। आईन जम्मू कश्मीर वापस लाएँगे। स्पेशल स्टेटस वापस लाएँगे। ये उनका प्रोग्राम है। इस पर पीएचडी ने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और जीता। 1.5 साल का अरसा हो गया। मैंने उस प्लेटफ़ॉर्म पे जब मैं एनसी में था तब सवाल किया, लोगों को धोखा मत दो। 1.5 साल का अरसा हो गया, अभी तक उन्होंने कोई रोड मैप दिया नहीं है। सो अगर इसको हम रेफरेंडम के तौर पे लें, लोगों की तरफ से पीएचडी के पॉलिसी के सपोर्ट में, तो वो डीडीसी में दिया है उन्होंने। रेफरेंडम एक बार हो सकता है, बार-बार नहीं हो सकता है। सो अब की बार अगर इनको ऐसा करना है, तो ये चैलेंज उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब ये थोड़ी चलेगा कि आपने 71 में, 31 में कोई बात कर दी, फिर 47 में कर दी, फिर 53 में, 65 में, 75 में, 77 में, 83 में, 87 में, 96 में, 2 में, हुआ कुछ नहीं, सारा निकल गया। तो आज उनको वक़्त मुकर्रर करना पड़ेगा कि जनाब ये चीज़ अगर हम सरकार में, अगर अब सरकार बनाते हैं हम इकट्ठे, या आप हमें मौका देते हैं सरकार बनाने का, हम 1 महीना या 1 साल या 363 दिन या 370 दिन में ये कर देंगे। चैलेंज उनका है, हमारा तो नहीं है। अच्छा बशरत साहब, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर एक प्लेटफॉर्म पर है ये बोलते सुना जा सकता है कि हम दफ़ा 370 की बहाली के लिए अदालती लड़ाई लड़ेंगे और इस हवाले से जद्दोजहद करते रहेंगे। क्या आपका मौक़िफ़ भी वही है या कुछ और? देखिए, अगर 370 का जाना या इनका जाना, मान लीजिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन की नफ़ी करता है, आइन हिंद की, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हम। है भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी अगर आईनी रूह से देखा जाए। अब सरकार ने कर लिया और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी, कर लिया। इसको सही या गलत साबित कौन कर देगा?
कोर्ट, आप एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज पार्लियामेंट से कि वो ठीक करे। अब पार्लियामेंट उन्हीं की है जिन्होंने किया। सही। अब आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये लोग नहीं होंगे। कोई ऐसी जमातें आएंगी या कोई ऐसी जमात आएगी जिसको हम ये बता सकें या ये जो समझ ले कि उस वक्त जो हुआ है वो आईनी एतबार से गलत हुआ है। दैट्स अ लॉन्ग ड्रॉन थिंग, कब क्या होगा मालूम नहीं। तो उसका दूसरा पहलू है कोर्ट। कोर्ट जब करे तब करे। तो कोर्ट में लड़ रहे हैं, लड़े, और पूरी तरह से आप वहां पे अपना जो मौकफ है वो रखें। लेकिन पीएचडी ये थोड़ी कह रही है, कोर्ट तो चल रहा है। अभी वैसे सुनवाई हुई नहीं कभी, कोर्ट चल रहा है, कब सुनवाई करेंगे। लेकिन जो आपने डीडीसी इलेक्शंस में प्रोग्राम दिया, लोग, मैंने खुद कहा लोगों से कि भाई आप सपोर्ट कर लीजिए ताकि हम पूरी दुनिया को और पूरे मुल्क को बता सकें कि जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ, हमें लूटा गया। तो लोगों ने उसका सपोर्ट कर लिया। अच्छा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस खाली वाह वाला करेगी इस पे कि और आगे चलेगी, जिस तरह से मैंने मौके की बात की, जो अदालती लड़ाई की बात वो कर रहे हैं? कौन बहाली की नहीं चाहेगा भाई साहब। मैं एक मकान में रहता था, उसमें आईन जम्मू कश्मीर की छत थी, उसमें दफा 370 की दीवारें थी, उसमें बाहर जो बड़ी दीवार थी वो 35A की थी, अंदर स्पेशल स्टेयर्स का फर्श फरूश था। तो ये सारा छत उड़ गया, दीवारें उड़ गई, फर्श निकल गया। तो कौन नहीं चाहेगा ये वापस आ जाए? क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है? अगर आप इज्जत एहतराम की निगाह से देखें तो यस, बाकी उनका जमीर। बशर साहब, जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला फिर से चल पड़ा है, हाल हलाकतों की अगर बात करें, पहले राहुल भट्ट, फिर अमरीन भट्ट, और अब एक और माइग्रेट खातून टीचर की मौत, इन हलाकतों को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे वाक़ात पे बात करने से इंसान का कलेजा मुँह को आता है, कोई भी हो। तो लेकिन मुझे एक अफ़सोस है, वो ये कि ये हलाकतें सिलसिला जारी है, जारी और सारी है। हमने 90 से देखा ये। मैं अक्सर कभी-कभी बोलता हूँ, ये आप जब ये निज़ाम बदलते हैं, इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक इश्यू बेस्ड मामला है। इट इज़ नॉट समथिंग कि किसी ने बंदूक उठाई तो उसने किसी को लूटना चाहा। इसकी एक कश्मीर इशू के एतबार से एक इसकी बेसिस बनी हुई है, तब जाके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए ना, 90 में जो डीजी साहब थे या आईजी साहब थे, या जो 96 में थे, या जो 2010 में थे, या जो आज हैं, इनका फॉर्मेट एक ही है। ये अपना काम करते हैं। सिर्फ जगह, आदमी, वक्त, तारीख बदलता है, फॉर्मेट सेम है। जो 90 में होता था फॉर्मेट, वही आज है। लेकिन ये फॉर्मेट न पुलिस बदल सकती है, न आर्मी बदल सकती है। वो अपना काम करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटर्स ऑफ दिस थिंग। न वो रेजोल्यूशनिस्ट हैं, न वो रिजॉल्व कर सकते हैं। वो सिर्फ डील करते हैं। वो एक कोर्स है, डील करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम को फॉर्मेट बदलना है, ऐसे हालात पैदा करने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट को इस कश्मीर इशू के हवाले से। बेसिक है कि ये फॉर्मेट बदले नहीं, ये फॉर्मेट ही खत्म हो जाए। ये पुलिस नहीं कर सकती है, ये फौज नहीं कर सकती है, ये हिंदुस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को। अब अगर हम कहेंगे हम करेंगे, हमें कहता है जनाब ये तो एक्सटर्नल अफेयर्स का इशू है, आपको हक ही नहीं बोलने का। मुझे नहीं पता किस आईन हिंद ने ये कहा है कि आप एमपीज को चूज करो, फिर वो एमपीज पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर वहां वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बनेंगे, फिर आपको हक उसको क्वेश्चन करने का है ही नहीं। ये कौन से आईन में लिखा है? चलिए 2 मिनट के लिए मानते हैं, हम नहीं बोलेंगे। आप तो करो ना, आप तो करके दिखाओ। आप इस फॉर्मेट को खत्म कर दो, ऐसे हालात पैदा कर दो कि ऐसा होगा नहीं। बहरहाल, आपने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए।